हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखिए यूपीएसआई के एग्जाम के लिए लास्ट वीडियो में मूल विधि की सीरीज को शुरू किया था, जिसमें देखिए सबसे पहले हमने आईपीसी और सीआरपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे उन्हें बहुत ही डिटेल में समझा था। तो दोस्तों, इस सीरीज के दूसरे टॉपिक में देखिए अब हम महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के संरक्षण के लिए जितने भी विधिक प्रावधान देश में लाए गए हैं इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के संरक्षण के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट देश में लाए गए हैं उनके सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए, मूल विधि के दूसरे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए जितने भी विधिक प्रावधान देश में लाए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम शॉर्ट में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो कि 1961 में लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सन को याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989 में लाया गया था। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम देखिए 2005 में देश में लागू किया गया था। इसके अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में लाया गया था। तो आइए इन चारों एक्ट को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जो कि कब लाया गया था दोस्तों? 1961 में। इस अधिनियम की स्वीकृति देखिए राष्ट्रपति के द्वारा 20 मई 1961 को दी गई थी, लेकिन यह देश में लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को। दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति से क्वेश्चन पूछा जाए तो 20 मई 1961, और अगर देश में लागू किए जाने का सन पूछा जाए तो 1 जुलाई 1961। इस एक्ट के द्वारा देखिए देश में दहेज लेना और देना दोनों ही प्रतिबंधित किया गया है और इसे कानूनन अपराध घोषित किया गया है। अब दहेज होता क्या है? तो देखिए, ऐसी कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो कि विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष के द्वारा दी जा रही है और दूसरे पक्ष के द्वारा ली जा रही है, तो इसे ही सामान्य रूप से दहेज में काउंट किया जाता है। अब देखिए, दहेज किसी भी वक्त दिया गया हो, चाहे वो विवाह के पहले हो, विवाह के समय हो या फिर विवाह के बाद हो, तीनों ही कंडीशन में ये कानूनन अपराध माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर याद रखिएगा कि दहेज प्रतिषेध एक्ट 1961 की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है और इसी एक्ट के तहत दहेज को अवैधानिक घोषित किया गया है। ओके, इसके बाद दूसरा एक्ट है देखिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, जो कि 2005 में देश में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देखिए बहुत ही सिंपल सा था कि महिलाओं की रक्षा करना है। किससे? घरेलू हिंसा से। घरेलू हिंसा मतलब घर के भीतर की गई हिंसा। तो देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए और महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के उद्देश्य से घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में लाया गया था। ये अधिनियम देखिए 5 अध्याय और 37 धाराओं में बांटा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट को याद रखिएगा। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 5 अध्याय और 37 धाराओं में बटा हुआ है। इन सभी धाराओं में महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम को देखिए 13 सितंबर 2005 को स्वीकृति मिली थी और 17 अक्टूबर 2006 को यह देश में लागू किया गया था। दोनों में ही माइनर सा डिफरेंस है, स्वीकृति मिलना और लागू किया जाना। दोनों की ही डेट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। आगे आते हैं, देखिए तीसरा एक्ट है हमारे पास लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 19 जून 2012 को, और देखिए ये देश में लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। सिंपल सा फैक्ट है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, नाम से ही आपको इसका उद्देश्य समझ में आ जाएगा कि ये बालकों के संरक्षण के लिए लाया गया है। बाल श्रमिकों, बाल शोषण और बालकों के प्रति हो रहे जो लैंगिक अपराध है उनसे संबंधित धाराओं का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। आगे देखिए,
लास्ट एक्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम, जो कि 1989 में लाया गया था। इस एक्ट को स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी एक्ट से पूछे जाते हैं। यह अधिनियम देखिए 11 सितंबर 1989 को बनाया गया था और अगले ही साल 30 जनवरी 1990 को देश में लागू किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम जो है वो 5 अध्याय और 23 धाराओं में बटा हुआ है। देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई भी अपराध करता है तो उसे कैसी सजा दी जाएगी, उसके क्या क्या प्रावधान होंगे, इन सभी का उल्लेख इस अधिनियम की 23 धाराओं में देखने को मिल जाता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण के लिए जो अधिनियम 1989 में लाया गया है उसमें 5 अध्याय और 23 धाराएं उल्लेखित है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट में इन चारों एक्ट को समझा है। तो चलिए अब इनके जो एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। अब दहेज देखिए एक सामाजिक बुराई है जिसकी रोकथाम के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया था? 1961 में। इसका उद्देश्य है दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना और दहेज देने पर प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दहेज की परिभाषा दी गई है। तो देखिए दहेज की जो परिभाषा है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में दी गई है। इसके अनुसार देखिए दहेज का आशय ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु से है जो कि विवाह के पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद में शादी में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है, वही दहेज कहलाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? देखिए अधिनियमित का मतलब है कि कब इसे पास किया गया। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम देखिए 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया था और इसे देश में 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। तो यहाँ पर अधिनियमित किए जाने का सन पूछा गया है तो वो है 20 मई 1961 और देश में लागू किए जाने का समय है 1 जुलाई 1961। दोनों ही फैक्ट में माइनर सा डिफरेंस है, इसे याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आपके लिए ये सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं जिसमें आपके लिए सभी सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? वेरी सिंपल, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में रखा गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियम कब बना? तो देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है वो 13 दिसंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था और इसे देश में लागू किया गया था 17 अक्टूबर 2006 को। तो यहाँ पर अधिनियमित किए जाने का वर्ष पूछा गया है तो वो है 13 दिसंबर 2005। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बलात्कार संबंधित कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो देखिए दिल्ली के निर्भया केस के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं। ये जो केस था 16 दिसंबर 2013 को दिल्ली में हुआ था, जो कि बलात्कार की एक बहुत ही वहशी घटना थी। इसी घटना के बाद देखिए देश में बलात्कार संबंधित जो कानून थे उन्हें बदलने की मांग तेज हुई थी, क्योंकि देखिए निर्भया केस में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो कि नाबालिग था। तो 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को बालिग माना जाएगा और फिर उसे पनिश किया जाएगा। लेकिन देखिए अब इस प्रकार के अपराधों में 16 से 18 वर्ष के जो युवा हैं वो भी इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए बलात्कार संबंधी जो पुराने कानून थे उन्हें बदलने के लिए जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जो कि इन सभी पुराने कानूनों को फिर से रिफ्रेश करने के लिए एक नई सिफारिश दे। तो ये कमीशन दोस्तों वर्मा कमीशन था। तो आंसर ए। ओके, आगे आ जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य किस धारा में उल्लेखित है? तो देखिए राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसके अधीन रहते हुए राज्य सरकार जो है वो धारा 21 के अधीन इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय कर सकती है। तो आंसर हो गया धारा 21।
अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए सरकार के जो कर्तव्य हैं वो धारा 21 में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब बनाया गया? किशोर न्याय अधिनियम जो है वो 21 दिसंबर 2015 को अधिनियमित किया गया था और इसके बाद 15 जनवरी 2016 को देखिए इसे देश में लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमें लागू किए जाने का वर्ष दिया गया है। 15 जनवरी 2016 को किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू किया गया था। भीख मांगना परिभाषित है, तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 28 में भीख मांगने को परिभाषित किया गया है। धारा को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, संप्रेषण गृह में कौन से किशोर को रखा जाता है? तो देखिए एक्ट वही है, किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की ये धारा है 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धारा को याद रखिएगा। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 47 के तहत देखिए संप्रेषण गृह में विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे युवाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है जिनके विरुद्ध जांच लंबित हो। ओके, यह प्रावधान है धारा 47 में। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। संप्रेषण गृह में देखिए विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को अस्थायी रूप से रखा जाता है जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लाया गया था। इसकी धारा 2 क में देखिए बालक की परिभाषा दी गई है। धारा 2 क के तहत देखिए पुरुष 21 वर्ष की आयु पूरी न किया हो और महिला जो है वो 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो तो वो बालक की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर पुरुष का पूछा है तो वो है 21 वर्ष से कम आयु के। 21 वर्ष से कम आयु के जितने भी पुरुष हैं उन्हें बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ओके, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 में इसका उल्लेख किया गया है कि बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला जो व्यक्ति है वो अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आंसर ए। क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था अधिनियम की किस धारा में की गई है? तो सबसे पहले तो अधिनियम बताइए दोस्तों, कौन सा अधिनियम है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम, जो कि 1989 में लाया गया था। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसकी धारा 3 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अपराध किया जाता है, जैसे उत्पीड़न करना, उनसे घृणा करना या फिर उनके खिलाफ कोई भी जाति सूचक शब्द का उपयोग करना या कैसा भी अन्य गलत व्यवहार करना, ऐसे घृणित कार्यों के लिए कम से कम 6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो आंसर बी। ये जो अपराधों के लिए दंड है ये धारा 3 में दिए गए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी एक्ट से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष न्यायालय के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है? तो ये धारा है धारा 15। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सरकार देखिए इनके अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से विशेष न्यायालय में लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। अब इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर लोक अभियोजक इस रूप में नियुक्त करना है तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए, मतलब वह 7 वर्ष तक वकील रहा हो न्यूनतम, तो कोई भी राज्य सरकार विशेष न्यायालय में उसे लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। किस धारा के अंतर्गत दोस्तों? तो धारा 15 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर न्यायालय बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। किशोर न्यायालय बोर्ड का गठन देखिए राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आंसर बी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग का गठन किया जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 के अनुसार देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 में केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कर सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं?
तो राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसका गठन देखिए धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, इसमें कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला का होना आवश्यक है। तो आंसर ए, कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना चाहिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में किसके द्वारा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सबसे पहले तो इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देखिए, राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। क्लियर? आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं कितनी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। शुरुआत में ही इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था। देखिए, घरेलू हिंसा संबंधित जो महिला संरक्षण अधिनियम है उसमें टोटल 5 अध्याय हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों इसकी धाराएं भी मैंने आपको बताई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महिला संरक्षण अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं हैं, तो वहां से आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके शुरू से देख लीजिए, तो भी आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? तो देखिए, क्वेश्चन आपने ध्यान से सुन लिया होगा। राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की जो शक्ति है, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दी गई है, यह धारा 16 में उल्लेखित है। तो आंसर डी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए, आपको इन सभी अधिनियम की धाराओं को याद करना पड़ेगा। यही एक तरीका है ऐसे क्वेश्चन से डील करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। तो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा जो 31(1) का अपराध है, वो संज्ञेय और गैर जमानती है। मतलब देखिए, इस धारा के तहत अगर घरेलू हिंसा का कोई भी अपराध होता है तो बिना किसी सबूत के न्यायालय ये मान लेगा कि अपराध हुआ है, और ऐसी कंडीशन में अपराधी को जमानत भी नहीं दी जाएगी। इसे ही कहा जाता है संज्ञेय और गैर जमानती अपराध। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है उसकी धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। तो आंसर बी। अब देखिए, घरेलू हिंसा होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखिए मानसिक शोषण किया जाना, शारीरिक शोषण किया जाना या फिर भावनात्मक शोषण किया जाना, इसे हिंसा की श्रेणी में रखा गया है। और किस धारा के तहत? तो धारा 3 के तहत। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 में ये सभी अपराध माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति प्रदान की थी? तो शुरुआत में ही इस क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया था। 29 जून 2012 को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की किस धारा में विशेष न्यायालय का उपबंध किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, विशेष न्यायालय में लोक अभियोजक की नियुक्ति अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। कौन सी धारा थी? वो धारा थी धारा 15। धारा 15 के तहत विशेष न्यायालय में राज्य सरकार लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेष न्यायालय का उपबंध इस अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो यह धारा है दोस्तों धारा 14। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 14 में विशेष न्यायालय का उपबंध किया गया है। धारा 14 के तहत देखिए दोस्तों, राज्य सरकार किसी भी मामले में शीघ्र विचारण के उद्देश्य से, मतलब उसे जल्दी निपटाने के लिए, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेकर एक या एक से अधिक जिलों में विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो विशेष न्यायालय का जो उपबंध है वो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के धारा 14 में उल्लेखित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट वाइज एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों,
लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में टोटल 5 अध्याय हैं, तो आंसर सी। क्लियर? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।